शहर शहर संग्राम हो रहा है। पाकिस्तान की हम बात करें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से इमरान खान पर एक बार फिर से जो है वो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि अल कादिर ट्रस्ट केस पर आपसे कुछ ही देर में सुनवाई होने वाली है। इमरान की अंतरिम जमानत पर कुछ ही देर में सुनवाई होगी। कुछ ही देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान की पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और किस तरीके से अगर बता दें कि इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, हालांकि उनको अंतरिम जमानत पर अभी कुछ ही देर में सुनवाई होगी। अल कादिर पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अल कादिर मामला जो है वो एक ट्रस्ट का मामला है, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अली शाह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हमारे मेहमान, और साथ ही साथ संजीव भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर आपके पास आना चाहूंगी, अगर बात यहाँ पर करते हैं किस तरीके से, अगर बात यहाँ पर इमरान खान की करें, कुछ ही देर में हालांकि उनकी हाई कोर्ट में पेशी होगी और उनकी जमानत के ऊपर जो है सुनवाई चलेगी, लेकिन आपको क्या लगता है क्या ये मामला यहीं पर रुकने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हर इलाके में आग भड़की हुई है। 108 के करीब ऐसे मसले हैं जो इमरान खान के ऊपर लगे हुए हैं। पूजा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये आग अभी यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। ये बहुत ही पेचीदा बात है। यहाँ पे एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पकड़ लेते हैं और उनको पत्थर पर गाड़ी में बंद करके डंडे बरसाते हैं उनके ऊपर, जेल के अंदर चोट पे मरहम नहीं लगाते और उनको बाथरूम नहीं जाते देते 24 घंटे। और जिस तरीके से पाकिस्तान जला, डैमेज हैज बीन डन, वहां का जितना बर्बादी हुई थी हो चुकी है। अब जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट, देखिए आरिफ आलवी जो है प्रेसिडेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान खान के प्रति। और मरियम औरंगजेब वहां से क्या बोलती है, उनके मिनिस्टर बोलती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियां देती हैं कि आप उनको रिहा करके तो देखिए, हम घर जला देंगे आपके। आप राना सनाउल्लाह, उनके इंटीरियर मिनिस्टर जो है, उनके गृह मंत्री बोलते हैं ठीक है हम दोबारा पकड़ेंगे। देखो, एक बचपन में ना पूजा जी हम एक खेल खेलते थे, पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई। ये बस पकड़म पकड़ाई और छुपम छुपाई की तरह है, बिल्कुल और कुछ नहीं है। यहाँ पे इमरान खान भागेगा, पहले वो कहे गिरफ्तारी से पहले वो बोलते होंगे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो अब फिर छुड़ा के भाग रहे हैं। तो ये पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई और सर्कस से कम नहीं है कुछ भी। पाकिस्तान के जो हालात हैं इतने पेचीदा हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? उन्हीं की इकॉनमी। तो गरीब मुल्क है और वो गरीबी से मर रहा है, भूख मार रहे हैं, भीख मांग रहे हैं वहां पे वो। लेकिन ना, उनको क्या प्रायोरिटी लगी? पैलेस्टीन। क्या लगी? कश्मीर। ये दूसरे की खिड़की से झांकते हैं। इनको परवाह नहीं है कि घर में क्यों लोग भूखे मर जाएं, कोई बात नहीं। इनको राजनीति लड़नी है, अपनी लोगों की चिताओं पे चढ़कर अपनी रोटियां सेकनी है और उन्हीं से राजनीति लड़नी है। तो ये राजनीति का खेल है पूरा इनका, और ये सियासत चलती रहेगी। हालांकि जी हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूँ, भला ही इमरान खान को जेल में मरहम नहीं लगाया हो, लेकिन कोर्ट ने उनको रिहा करके थोड़ा बहुत प्लेसिबो टेम्पररी मरहम लगा दिया है उन घावों पे जो पीटीआई के कार्यकर्ता थे जो सड़कों पे उतर आए थे और पूरा पाकिस्तान जल रहा था। मरहम बस कुछ देर तक के लिए, जब तक वो दवाई का असर काम करेगा, उसके बाद फिर दोबारा भड़क उठेगा। अब अगले 30 दिन, अगला 1 महीना बहुत ही मायने रखता है पाकिस्तान के लिए। खास तौर से मैं तो ये बोलता हूँ कि ये एक शुरुआत है पाकिस्तान के अंत के लिए। पूजा जी। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं। संजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी जानना चाहूंगी किस तरीके से देखते हैं आप इन हालात को, क्योंकि अगर यहाँ पर पूरे सिनेरियो की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है, जहां पर जो है खुद सरकार के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, लाडला बता रहे हैं इमरान खान को कोर्ट का, इस तरह से कोर्ट के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। वहां की स्थिति जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, बाकी देशों की नजर इस पर बनी हुई है। कितना जो है आपको लगता है कि वहां का माहौल बिगड़ेगा, कितना जो है नुकसान वहां पर और हो सकता है, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं किस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है? संजीव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी आवाज आ रही है? जी जी, आई। हाँ जी, ये देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, जो पूरा ये पूरा स्थितियां जो पाकिस्तान की दिख रही है, उसका सबसे मूल कारण ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अपने ऊपर जो एक उनके वर्चस्व के ऊपर इमरान खान ने जो चुनौती प्रस्तुत की थी,
उसकी वजह से ही वो इस तरीके के इन्होंने एक्शन लिए हैं। इमरान खान की बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह से वो भारी दबाव में थे और इसी वजह से इमरान खान को दबाने के लिए, उन्हें सत्ता में वापसी से रोकने के लिए, उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए हर एक तरीके की साजिशें उनके विरुद्ध रची जा रही है और ये जो साजिशें हैं आने वाले समय में भी रची जाएंगी। एक बात मैं यहाँ पर सकारात्मक जो संकेत मिले हैं वो मैं अवश्य चर्चा करना चाहूंगा कि इमरान खान की ये जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद लोगों ने जिस तरीके से इस बात को एहसास करते हुए कि ये जो पूरी समस्या है उसकी जड़ पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई को टारगेट किया, उनके पेशावर के टॉप कमांडर के घर पे हमला कर दिया, अनेक तरीके की जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस थे वहां पर हमला किया। तो इससे ऐसा संकेत मिलता है कि अब पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम को ज्यादा बरगला नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अपनी इमेज इस तरह से बना रखी थी कि वो पाकिस्तान के डेमोक्रेसी को कमजोर भी करके रखते थे और ये भी दिखाते थे कि हम पाकिस्तान के रक्षक हैं। लेकिन अब वहां के लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि सारी समस्याओं की जड़ वहां की आर्मी और आईएसआई है और उन्होंने जिस तरीके का विरोध दिखाया है ये बात तो लेकिन मनीष जी बहुत देर में समझ में आई है, ये बात बहुत देर में समझ में आई है कि आईएसआई का क्या रोल है, किस तरीके से आईएसआई खराब किया है। लेकिन अगर आप नजर डालें, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि जितने भी पहले के प्रधानमंत्री रहे सबके साथ इसी तरह का सलूक हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि हर प्रधानमंत्री जो भी सत्ता से हटा है उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जी, ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में वहां के पूरे सिस्टम पर वहां के जिसको कि कहते हैं ना, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया है कि आर्मी और आईएसआई को वहां का एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए एक शर्मनाक स्थिति है कि वहां पर आर्मी और आईएसआई वहां जी जाहिर सी बात है। मेजर मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरीके से आईएसआई जो है वो पूरा माहौल खराब करता है। आईएसआई की बात करें, सेना की बात करें, वहां की सरकार की इच्छा शक्ति की बात करें, कोई भी स्थिति को ठीक करना चाहता नहीं है और कहीं ना कहीं तालिबान भी वहां पर हावी होता जा रहा है। इस तरह की खबरें भी आई हैं कि वहां के रेंजर्स को मारा गया है, वहां के सेना के लोगों को मारा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान इन स्थितियों से नहीं निपटता तो आने वाला जो मौका है, आगे आने वाला वक्त जो है वो और ज्यादा बुरा होता जाएगा। जी पूजा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए बात ऐसी है और आपने बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पे कि तालिबान और रेंजर्स के बीच में इनकी कुछ झड़प है, बिल्कुल है। अब आप देखिए, जब 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान पे, जब प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा किया था, वहां की फौज को वहां से भगाया था, उस टाइम पे जनरल फैज हामिद जो कि आईएसआई के चीफ है, और आईएसआई, आपने आईएसआई के बारे में बात की ना, आईएसआई वैसे खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका मकसद है, उनका काम है कि खामोशी से काम करना, किसी को मालूम ना पड़े क्या काम कर रहे हैं। लेकिन ढिंडोरा पीट के दुनिया के आगे, इंटरनेशनल मीडिया के आगे ये पहुंचे कौन? जनरल फैज हामिद साहब, जो कि आईएसआई चीफ थे तालिबान में। क्यों? हक्कानी नेटवर्क में अपने पाकिस्तानियों को तालिबान की सत्ता में सीट दिलाने के लिए, आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को जिनका नाम यूएन के वॉच लिस्ट पे है, मोस्ट वांटेड लिस्ट पे है, उन पे इनाम है बहुत कितने पैसों का। अब आप ये स्थिति बहुत गंभीर है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत भी जो है कहीं ना कहीं सतर्क है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिविजनल बेंच कुछ देर में ही समाअत करेगा। अवैस, कितनी देर में ये समाअत शुरू होगी, कब तक मुतवक्किल है? अवैस, आप हमें सुन पा रहे? अवैस यूसुफ जई तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनसे जानना चाहेंगे कि कब तक ये समाअत मुतवक्किल है, कब तक शुरू हो जाएगी? तो अब से कुछ ही देर में इमरान खान की जमानत पर सुनवाई होगी। मैं एक बार फिर से संजीव आपके पास आना चाहूंगी। अगर पूरी स्थिति की बात करते हैं, जिस तरीके से गृह युद्ध के हालात है, जो कुछ वहां पर चल रहा है, वो एक पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन बाकी देशों की अगर बात करते हैं, खासतौर से भारत की, तो भारत का क्या स्टैंड है, भारत की नजर किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन पर बनी हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत से लगते हिस्से हैं उन पर इफेक्ट पड़ने की आशंका होती है। किस तरीके से वहां पर लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से महिलाओं के साथ वहां पर बुरा सलूक किया जा रहा है, ये सबके सामने है। भारत किस तरीके से देखता है इसे? भारत की पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में वहां जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर बड़ी ही क्लोज वॉच है। बहुत ही क्लोजली भारत की सरकार की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जाहिर है कि पाकिस्तान एक अस्थिर पड़ोसी है,
एक ऐसा पड़ोसी जो कि आतंक परस्त भी है। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये भी जो है प्रवृत्ति रही है कि जब वो पाकिस्तान के अंदर की आंतरिक स्थितियां खराब होती है, दयनीय होती हैं, तो वो भारत विरोधी एजेंडे का भी इस्तेमाल करते हैं। भारत के विरुद्ध वो साजिशें करने से भी कई बार वो उन्होंने ऐसा किया है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की उन प्रवृत्तियों की वजह से भारत अलर्ट मोड में है, भारत की सेनाएं अलर्ट मोड में है और पूरी पाकिस्तान की सिचुएशन पे क्लोज वॉच रखी जा रही है। और यदि पाकिस्तान के आंतरिक हालात सिविल वॉर की तरफ जाते हैं, यदि पाकिस्तान में आंतरिक गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं, तो वहां पर रिफ्यूजी क्राइसिस वगैरह की भी सिनारियोज बन सकते हैं। उस तरीके की संभावनाओं को भी, आशंकाओं को भी ध्यान में रखते हुए भारत अपने आप को जाहिर है कि तैयार कर रहा है। और पाकिस्तान की हर एक स्थिति पर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग भारत की तरफ से की जा रही है। हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल्स के माध्यम से लगातार इसके ऊपर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन और अपने डिस्कशंस को कर रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि भारत इससे अलर्ट मोड में है। और लेकिन जहां तक भारत की अपनी सुरक्षा संबंधी हितों की बात है, तो आप जानते हैं कि ये जो भारत है, नया भारत है। यदि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जरा भी इस बात की हिमाकत की कि वो अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ भारत विरोधी गतिविधियां अगर वो करने पर उतारे हुए, तो आप समझ लीजिए कि ये जो उनकी जो गर्त वाली स्थिति है, भारत को उसे और भी अधिक गर्त में डाल सकता है। और भारत ऐसी स्थितियों को, ऐसी तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में चूंकि आंतरिक आग इतनी ज्यादा लगी हुई है, आंतरिक अस्थिरता इतनी ज्यादा है कि वहां के हुक्मरान वहां की जनता का ध्यान भारत विरोधी एजेंडे से भी डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। उनके पास ये भी स्पेस खत्म हो गया है। ये जो परिस्थितियां हैं उनके लिए बेहद शर्मनाक है। और चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामरिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो। और अब तो वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घर में आग लगाने की बात कही जा रही है। तो ये जो पाकिस्तान की स्थितियां हैं वो बेहद दयनीय है, बेहद नाजुक है। और मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान कोई भारत विरोधी हरकतें कर सकते हैं ऐसे समय पे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान एक अस्थिर पड़ोसी है, आतंक परस्त पड़ोसी है, घर की में जलता हुआ पड़ोसी है। तो भारत इसके ऊपर क्लोज ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो कि हमें अवश्य करना चाहिए और हमें पूरी स्थितियों को लगातार एनालाइज करते रहना चाहिए। जिन भी देशों में इस तरह के हालात होते हैं उसमें अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट रहता है। आप किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी होगी आगे? क्योंकि अगर आईएमएफ की बात करते हैं वो तो अभी भी पैसा देने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक नई शर्त और रख दी है कि भाई पहले बजट बताओ, कहाँ कितना पैसा खर्च किया जाएगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। और पाकिस्तान किसी शर्त को मानने को तैयार नहीं होता है, इसीलिए बेल आउट पैकेज उसको मिल नहीं रहा। लेकिन अमेरिका का स्टैंड क्या होगा इस पर? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। जैसा कि हमने बयान देखा है कि वहां के विदेश मंत्रालय का, अन्य जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से जो बयान आए हैं, वहां के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने स्वयं इस बात को कहा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है वहां उसका सम्मान होना चाहिए, वहां पे डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स हैं उसका सम्मान होना चाहिए, एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और उन्होंने अपनी एक जो है व्यक्त की, आशा व्यक्त की है कि वहां पर स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन जो पाकिस्तान की कड़वी सच्चाइयां हैं उससे अमेरिका भी अच्छी तरह से वाकिफ है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट भी है, पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर वेपन्स भी है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो कैपेबिलिटी है वो भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का कारण रहती है। यदि पाकिस्तान में स्थितियां बेहद दयनीय होती है, पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाता है, या पाकिस्तान में कोई आतंकी संगठन सत्ता का टेक ओवर करने की कोशिश करता है, जैसे कि तरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा दिखाई देती है, तो ऐसे में पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का क्या होगा, ये बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगी। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अन्य महाशक्तियां हो, चाहे वो IAEA हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सभी को इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान इसकी क्लोज मॉनिटरिंग सारे देश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं कहीं ना कहीं और भी स्थिति पाकिस्तान में खराब हो सकती है। मेजर, मैं आपके पास वापस आऊंगी, साथ ही साथ संजीव जी आपके पास लौटूंगी चर्चा के लिए। बात करें किस तरीके से पाकिस्तान सुलग रहा है और क्या कुछ उसका फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इमरान खान से जुड़ी हुई। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इस वक्त मौजूद हैं। अल कादिर ट्रस्ट मामले में सुनवाई होनी है और आपको बता दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस और PTI के समर्थक मौजूद हैं, जिनमें आपस में झड़प हुई है। अल कादिर ट्रस्ट केस में जमानत पर सुनवाई होनी है, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचे
इमरान खान, उनके समर्थक उनके साथ हैं। जिस तरीके से लगातार इमरान खान के समर्थकों ने बवाल काटा है सड़कों पर, उसको देखते हुए वहां के सुरक्षा बल भी मौजूद है, वहां पर पुलिस मौजूद है, चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। पाकिस्तान के एक एक खबर पर, एक एक मूवमेंट पर, पाकिस्तान की एक एक स्थिति के ऊपर भारत की नजर भी बनी हुई है। लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, हाई कोर्ट पहुंचे हैं इमरान खान। तो और अल कादिर ट्रस्ट का पूरा मामला है जिसमें आरोप लगा है कि किस तरीके से 60 अरब का घोटाला किया गया है इमरान खान द्वारा। और हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी हैं, इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार। मेजर, पहले आपके पास आना चाहूंगी, अगर बात करें पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर और जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो है अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जब भी ऐसे हालात होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उठापटक होती है किसी भी तरह की, तो वो भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। जिस तरीके से संजीव जी बता रहे थे, उसको लेकर के तमाम हमारे सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई है कि भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है पाकिस्तान डाइवर्ट करने के लिए पूरा मामला। डाइवर्ट करने के लिए ये कदम उठाएगा, जरूर कोई भी कदम उठाएगा, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत वजह है नहीं, और ना क्षमता है, ना काबिलियत है, ना हुनर है। ये कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे जैसे कि मारते आए हैं। अगर ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते भी हैं तो इसके अलावा देखिए, इनकी मेन प्रॉब्लम है एक्चुअली इनकी इकोनॉमी। मेन प्रॉब्लम वो वजह एक्चुअली मेन है। उसके बाद अंदर का सियासत, अभी भी कोalition गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, कोई वन प्रॉपर टाइप स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है वहां पे। इसके अलावा मिलिट्री का इंटरफियरेंस पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो माए बाप है पाकिस्तान के, तो ये सब मामले मेन प्रॉब्लम होते हैं। तो ये डाइवर्ट करते हैं, कभी इमरान खान को गोली लगवा देंगे, या तो उससे खुद करवाई, या तो क्या ड्रामा है, ये सर्कस है। ये सर्कस में रिंग मास्टर होते हैं ना, वो रिंग मास्टर है मिलिट्री, और वहां के जो जानवर होते हैं ना, वो है ये के नेता लोग। अब ये अगर ऐसी हरकत करते हैं घिनौनी, नापाक, और ये बेशर्मी वाली हरकत करेंगे भी, डरपोक वाली हरकत करेंगे भी, इनको खुद को मालूम नहीं होगा इनको क्या इन पे आ पड़ी। तो इनको इंडियन आर्मी ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ऐसा जवाब देगी वो कि 24 घंटे तैयार रहती है। पूजा जी, मैं एक आपको इसी बात पे, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं ना, मैं हल्का सा 30 सेकंड में ये वाकया बताऊंगा और मैं कंप्लीट करूंगा। ये सन 2003 की बात है, आज से 20 साल पहले, जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में एक यंग लेफ्टिनेंट था वहां पे डिप्लॉयड। रात को मेरे को इंटरसेप्ट में रेडियो पे इनका इंटरसेप्ट मिला मेरे को, वहां पे पाकिस्तानी मेजर अपने जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात कर रहे थे, साहब इंडियन आर्मी हमारे बारे में बड़ा अच्छा सोचती है, जिस दिन उनको मालूम पड़ गया हमारी असलियत हम क्या है, उसी दिन आके हमारे पे बैड एक्शन कर देंगे। बैड एक्शन क्या है? बैड एक्शन है बॉर्डर एक्शन टीम, जो सर्जिकल स्ट्राइक करती है ना, धावा बोल देंगे यानी कि। तो मतलब अगर ये ऐसी घिनौनी कोशिश करेंगे भी, इनको करारा जवाब और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पूजा जी जी, यहाँ पर संजीव मैं आपके पास आना चाहूंगी कि पाकिस्तान की बात करें, वो अपना ज्यादातर बजट जो है वो सेना के खर्च के लिए रखता है, जितनी उसकी हैसियत है कहीं उससे ज्यादा रखता है। इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि सेना से अब बहुत खफा है जनता, सेना से नाराजगी सामने आ रही है जनता की, और इसको कम करने के लिए जाहिर सी बात है कि एक ही एजेंडा होता है कि भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करो। तो सेना जो है अब क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि अगर सेना की बात करें, हर तख्ता पलट के अंदर सेना का रोल होता है, जो सरकार गिरती है उसमें सेना का रोल होता है, जो सरकार बनती है उसमें सेना का रोल होता है। अब जो है सेना क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ उसका एजेंडा हो सकता है? देखिए, सेना का, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का जो एजेंडा है वो पूरे पाकिस्तान पे अपने कंट्रोल को बनाए रखने का है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में ये जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, वहाँ की जो पूरी, जिसको एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया गया है, वो कभी प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, और जब उसे लगता है कि उसका जो शासन है वो दिखावे की जमहूरियत के माध्यम से हो सकता है, कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम जमहूरियत वाले देश हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो वो पर्दे के पीछे से शासन करती है। लेकिन जब उसके पर्दे के पीछे का जो शासन है उसको इमरान खान जैसा कोई शख्स आके चैलेंज कर दे, या कोई अन्य स्थितियां वहां पर ऐसी हो जाए कि जिसमें कि वो पर्दे के पीछे से शासन नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो सामने आ जाते हैं। और पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास रहा है। इमरान खान का पॉलिटिकल भविष्य कैसे देखते हैं आप? इमरान खान का पॉलिटिकल भविष्य कैसे देखते हैं?
किस तरीके से रहेगा आगे? जैसे पिछले प्रधानमंत्रियों का रहा है, भागते फिरते रहे हैं इधर उधर अपनी गिरफ्तारी के डर से, क्या इमरान खान भी ऐसा ही करेंगे? क्या भागते फिरते नजर आएंगे या एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे? काफी चुनौतीपूर्ण है और इमरान खान के लिए बहुत सारी दुश्वारियां पैदा होंगी। इमरान खान के ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस हैं, जैसे वो कह रहे हैं 145 केसेस हैं। कोई ना कोई बहाना लगा करके कोई ना कोई उनके ऊपर दुश्वारियां खड़ी की जाएंगी, क्योंकि इतने अधिक पॉपुलर शख्स को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई मुझे नहीं लगता कि वो स्वीकार करने जा रहे हैं, और वो उनके लिए लगातार दुश्वारियां पैदा करेंगे। और इमरान खान भी आप देखिए तो वो अपने रैलियों, धरनों, जलसों, प्रदर्शनों के माध्यम से आर्मी और आईएसआई को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो समर्थक हैं, उन्होंने सीधा पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो अब इसे पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है उसे अपने लिए एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे वो ले रही है, और इसी वजह से वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है। जाहिर है कि वो पाकिस्तान की सरकार के मंत्रियों का भी सहारा ले रही है। जिस तरीके से मरियम औरंगजेब ने बयान दिए हैं, वो सब बयान आर्मी और आईएसआई के द्वारा ही दिलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, मुझे लगता है कि इमरान खान के लिए बहुत सारी चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे। इमरान खान के अपने जीवन के ऊपर भी खतरा पैदा हो सकता है। जेल में तो उनके केसेस, मान लीजिए इसमें उनको जमानत मिल भी गई तो फिर वो बहुत सारे केसेस हैं, उनके ऊपर सिटीजन के चार्जेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो है टेररिज्म तक के धाराओं के जो केसेस लगाए गए हैं। तो ऐसे में तो उनको मौत की सजा तक का ऐसे केसेस हैं जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है। तो ये पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है कि जो है जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर एक आरोप लगा के कि उन्होंने किसी की हत्या कराई, उसको फांसी पर लटका दिया। बेनजीर भुट्टो को जिस तरह की साजिश करके उन्हें मारा गया, अन्य प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है, और अन्य जो है पाकिस्तान में इस तरह की राजनीतिक हिंसा का काला इतिहास रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के आने वाला जो समय है, उसमें अगर आर्मी और आईएसआई इस तरीके से काउंटर रिएक्ट कर रही है कि वो अब पूरे मूवमेंट को दमित करने जा रही है, तो एक सिविल वॉर जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि इमरान खान के भविष्य के बारे में आपने पूछा है। देखिए, इमरान खान का जो भविष्य है अब इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने इस मूवमेंट को, जो कि एक मास मूवमेंट में तब्दील हो सकता है, अगर उसको आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, जिसमें कि बहुत चुनौतियां आएंगी। और अब देखिए तो वहां के जो लोग मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पीटीआई के अन्य जो नेता सामने आ रहे थे, शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे वो अन्य जो नेता हो, उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको लगातार उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, फवाद चौधरी जैसे नेताओं के ऊपर, अन्य जो नेताओं के ऊपर। तो ये जो लोग मूवमेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आएंगे, उनके ऊपर भी आर्मी ऐसा ही क्रैकडाउन करेगी। तो ये पाकिस्तान की आवाम में यदि इस बात के रियलाइजेशन को और गहरे तरीके से पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी इस बात को बैठाने में सफल हो सकी, मोबिलाइज करने में इसके लिए पीटीआई को कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर इमरान इस पॉलिटिकल उसमें बनना चाहते हैं, राजनीति के अंदर बने रहना चाहते हैं, वापस सत्ता में आना चाहते हैं, तो उनको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शहबाज शरीफ के अगर सरकार की बात करते हैं, जितना ड्रामेटिक इमरान खान का सत्ता से जाना था, उतना ही ड्रामेटिक जो है यहाँ पर शहबाज शरीफ की सरकार रही है। जब से शहबाज शरीफ की सरकार रही है, आपने देखा होगा कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। किस तरीके से आटे के लिए लोगों की मौत हुई है, किस तरीके से इफ्तार पार्टियों को लूटा गया है, किस तरीके से मारकाट मची है खाने को लेकर के। ये शहबाज शरीफ की सरकार कितना सस्टेन कर पाएगी? क्या इमरान खान को लग रहा है कि दोबारा चुनाव होते हैं तो जनता जो इस महंगाई से त्रस्त है, खाने को तरस रही है, बच्चे भूखे हैं, वो कहीं ना कहीं इमरान पर एक बार फिर से अपना विश्वास दिखाएगी? इमरान खान ने जब सत्ता से उनको छोड़नी पड़ी थी, जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो उस समय भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। और ये जो पाकिस्तान के इमरान खान आज इतने पॉपुलर शख्सियत बने हुए हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर एक विफल प्रधानमंत्री साबित हुए, क्योंकि उनको सत्ता से हटना पड़ा, और सत्ता से हटने के बाद और उनके आर्मी और आईएसआई के साथ संबंध खराब हो गए। इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने सत्ता पे बिठाया था, लेकिन जब उनके संबंध जनरल बाजवा से खराब हो गए, तो उनको अब ये लगा कि अब जनता के बीच में सीधे जाने के सिवा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे में उन्होंने सीधा जनता के साथ संवाद स्थापित करना शुरू किया, धरने, प्रदर्शन, रैलियां करना शुरू किया, और जनता के अंदर जो व्यापक असंतोष था महंगाई की वजह से, जो पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक हालातों की वजह से, सामरिक हालातों की वजह से, तो वो सारा जो ब्लेम है वो शहबाज शरीफ के ऊपर आ गया, और सारा उसका जो
एक गुस्सा है, उसके गुस्से के वजह से जो मोबिलाइजेशन है वो इमरान खान को मिलता हुआ दिखाई दिया। और इसी वजह से जो इमरान खान की आज इतनी पॉपुलैरिटी देखते हैं आप कि जनता के अंदर जो व्यापक असंतोष है उसको इमरान खान इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो सारा कुछ है, अगर मैं प्रधानमंत्री फिर से बन जाता हूं तो मैं यहाँ के इदारों को सही करूंगा, आदमी राइसाई जो समस्याओं की जड़ उसको टारगेट करूंगा और परिस्थितियों को बेहतर बनाऊंगा। एंटी अमेरिकनिज्म का भी उन्होंने सहारा लिया है, वहां पे अमेरिका के खिलाफ बयान दे करके उन्होंने पाकिस्तान के कट्टरवादी जो तत्व हैं और उनको भी अपने तरफ लेने की जो कोशिश की है उसमें भी उनको कहीं ना कहीं सफलता मिली है। तो अनेक फैक्टर्स की वजह से व्यापक असंतोष, एंटी अमेरिकनिज्म और अपने ऊपर जो इस तरीके के छवि को दिखा करके कि वो विक्टिम है, उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाया ये गया। विक्टिम वाला कार्ड तो बिलावल भुट्टो ने भी खेला था, वो भी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी खेला था और उन्होंने किस तरीके से बर्ताव किया था वो भी देखा था, लेकिन उनको भी जो है किस तरीके से ट्रीट किया गया ये भी पूरा मीडिया ने देखा, भारत की, पाकिस्तान की, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने देखा किस तरीके से ट्रीट किया गया था। एस जयशंकर ने साफ कहा था कि उनका किसी भी चीज में कोई दखल नहीं होना चाहिए और ये साफ साफ बताया कि पीओके से बाहर कब निकल रहे हैं, ये टका सा जवाब दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि मैं मेजर आपके पास आना चाहूंगी, G20 की बैठक जो है वो होने जा रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं लगातार हमला करता रहा है पाकिस्तान भारत पर और लगातार बयानबाजी करता रहा है, बौखलाया हुआ है और एक खतरा इस पूरे गृह युद्ध जैसी स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं G20 की बैठक को लेकर के ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। ये देखिए 20 अप्रैल को जो पूंछ में हादसा हुआ था जहां पे हमारे 5 जाबाज फौजी मारे गए थे, राजौरी में अभी हमला हुआ, वहां पे भी 5 जाबाज फौजी मारे गए। तो ये पूरा दरअसल एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी और ये अभी जो हाल ही में हुआ है राजौरी में, ये तब हुआ था जब बिलावल भुट्टो द पप्पू ऑफ पाकिस्तान, वहां के फॉरेन मिनिस्टर जब हिंदुस्तान में मौजूद थे, उस टाइम पे हुआ। ये पूरी माहौल बिगाड़ने वाली इनकी कोशिश थी, नापाक कोशिश थी इनकी, लेकिन ये लोग ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हमें जो करना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी रणनीति, हमारी प्लानिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की है, ये लोग बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये लोग बस जल के भस्म हो सकते हैं और ये जल रहे हैं ऑलरेडी प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड। हमारे से ही नहीं जल रहे, ये अपने इंटरनली पूरा देश जल रहा है। आपने देखा जो कहते हैं ना कि जलने की बू आ रही है, और कोई जब जलता है यहाँ पे हकीकत में, और ये मैं किसी नफरत के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान जिस हालत में है वो खुद ही जिम्मेदार है। इनके खुद मंत्री कहते हैं पार्लियामेंट में, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, मतलब ये कबूल करते हैं, इनको मालूम भी है कि इन्होंने ही आतंकवादी उग्रवादियों को बढ़ावा दिया। और हिलरी क्लिंटन ने सही कहा था कि अगर आप सांप पालते हो तो वही सांप घूम के आपको डसेगा। ये लोग इन्होंने पनाह दी किसको, उसामा बिन लादेन को, दाऊद इब्राहिम को, दुनिया भर के ऐसे क्रिमिनल को, ऐसे उग्रवादियों को, लेकिन अपने पूर्व प्रधानमंत्री की जहाँ पे देखिए इतनी फॉलोइंग है, हालांकि वो गलत होंगे, उनको अरेस्ट करना वाजिब है, मैं कहता हूँ, मगर जो तरीका गलत था, मेनली जो वहां के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भड़की, मेनली वो उस तरीके से भड़की, जो अरेस्ट तो होना ही है, ये तो डेस्टिनी तो वाजिब है। इतने केसेस हो रखे हैं इनके ऊपर, एक के ऊपर एक या 2 हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो, मैं मान सकता हूँ। आप देखिए मैं 150 तक बनाएंगे ये रन है, तो बनाएंगे, अब तो बनाए नहीं, बनने वाले हैं। तो पाकिस्तान हालात बिगाड़ने की कोशिश करेगा, खास तौर से हिंदुस्तान के साथ, लेकिन हिंदुस्तान के पास इतनी अच्छी प्लानिंग है, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो पाकिस्तान से अनडिटर्ड, अनइफेक्टेड रहेगी और हिंदुस्तान करेगा जो हिंदुस्तान को करना है। बस पाकिस्तान जल के ऐसा भस्म हो सकता है, किसी को परवाह नहीं है इनकी। आप जब कहीं पे आग लगती है, लोग आते हैं ना, पानी डालते हैं, कोई गिरता है उसको उठाते हैं, क्यों कोई आ नहीं रहा पाकिस्तान की मदद करने के लिए? अभी अब जलते हुए वक्त नहीं, जब पाकिस्तान गिरा था इकोनॉमी में, जब इनको कर्जा मांग रहे थे ये IMF से, जब 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक 10 मेंबर की टीम आई थी इनके पास, लेकिन IMF की, लेकिन ये कर नहीं सके ऑन ग्राउंड। बाद में IMF की टीम बोलती है ऑनलाइन आपसे जूम पे इस तरीके से या ऑनलाइन जुड़ेंगे तब बात करेंगे। अरे ये कुछ काबिल नहीं है। वहां पे तो इनकी सत्ता, शहबाज शरीफ की सत्ता जो है बिल्कुल काटना। शहबाज शरीफ कहाँ पर है? या तो अंडरग्राउंड है या कहीं पे बाथरूम में बैठा हुआ है, तब से निकल के आया नहीं है। ये लोग असल में, ये लोग इन्होंने ही काबिल है, माफ कीजिएगा, ये लोग इसी के लिए, इन्हें खुद बोला है, इनके अवाम ने खुद बोला है हम ये डिजर्व करते हैं, ये खुद बोला, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इनके ट्विटर देख लीजिए, इनमें एकता तो है नहीं,
यहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं पेशावर में, यहाँ पे क्वेटा में, यहाँ पे लाहौर में, यहाँ पे रावलपिंडी में, यहाँ पे इस्लामाबाद में, यहाँ पे पूरा इनका भाई तालिबान भी बोलेगा भैया सर पकड़ लेगा, कान पकड़ लेगा। तालिबान जो लड़ा है इनसे, जो इन्हीं का ही क्रिएशन है एक तरीके से। अब ऊपर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो भी भाई आपने कहीं पे सुना है पूजा जी, कहीं पे एक अच्छा चोर और बुरा चोर, एक अच्छा आतंकवादी और एक बुरा आतंकवादी, गुड तालिबान और बैड तालिबान, वो कॉन्सेप्ट है इनके पास। आप अगर सोचिए, अगर ऐसी सोच रखने वाला कोई भी एक वाहिद मुल्क कहां तक कितना दूर जा पाएगा। दो मुल्क पूजा जी साथ में इन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया है। एक मुल्क 14 अगस्त 1947 और दूसरा मुल्क 15 अगस्त 1947। एक मुल्क तरक्की के रास्ते पे है, बिल्कुल सुपर पावर बन रहा है जी। अब भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं है, बहुत आगे निकल गया पाकिस्तान से, कोई कंपैरिजन की बात यहाँ पर नहीं है। संजय आपके पास आना चाहूंगी, अगर पाकिस्तान की हम यहाँ पर बात करते हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बनाने वाली जो थी सेना थी, इमरान खान को बिगाड़ने वाली सेना थी, तो क्या लगता है अब एक बार फिर से तख्ता पलट की सिचुएशन आ सकती है यहाँ पर? कंपैरिजन की बात है ही नहीं। जी जी, देखिए पाकिस्तान में जो वहाँ के हुक्मरानों को यदि ऐसा लगेगा कि उनका पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर से कंट्रोल अब छूटने वाला है, वो उस तरीके से शासन नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो पर्दे के पीछे से कर रहे थे, तो ऐसे में वो सामने आने से भी नहीं चूकेंगे। वो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, जैसे कि मैंने कहा है कि लंबे समय तक पाकिस्तान इस तरह के शासन में रहा है, और जाहिर है कि इस बार भी यदि वहां पे ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वहां के हुक्मरानों को उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इस तरह से प्रभावित होते हैं कि वो अपने शासन को अगर वो ऐसा लगेगा कि वो छूटता जा रहा है, तो ऐसे में वो किसी न किसी आधार पे अस्थिरता का आधार लेकर के, बदहाली का आधार लेकर के, हर किसी भी आधार पे वो फिर से जो है तख्ता पलट कर सकते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के हालात बेहद दयनीय है, बेहद नाजुक है, और पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात की कोशिश करेंगे कि ये पर्दे के पीछे से ही अपना जो खेल खेलते रहे, और इमरान खान जैसे नेताओं को किनारे साइडलाइन रखें, शहबाज शरीफ जैसी पपेट गवर्नमेंट को वो चलाते रहे और उसके माध्यम से अपने खेल को खेलते रहे। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगेगा कि वो उनका जो खेल अब पर्दे के पीछे से नहीं चल पा रहा है और उनको जो है सीधा सीधा उनके ऊपर चुनौती प्रस्तुत की जा रही है, तो किसी न किसी बहाने के आधार पे वो फिर से जो है सैनिक शासन की तरफ बढ़ सकते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और जहां तक इसके अदनान हैदर भी पाकिस्तान से पत्रकार जुड़ गए। अदनान, जानना चाहूंगी फिलहाल क्या स्थिति चल रही है? इमरान खान की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई जारी है, क्या कुछ अपडेट है? अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तो इमरान खान साहब का बायोमेट्रिक हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इमरान खान साहब का जो कि गिरफ्तारी का तरीकाकार है, मैं ये बताता चलूं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब का गिरफ्तारी का तरीकाकार, गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी का तरीकाकार गैर कानूनी है। तो जहां से गिरफ्तारी हुई थी वहीं से प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा। तो इमरान खान साहब क्योंकि बायोमेट्रिक वाले सेक्शन में बैठते जहां उन्हें शीशे तोड़ गिरफ्तार किया गया था, तो अब वहीं से प्रोसेस शुरू हुआ है। बायोमेट्रिक के बाद वो कोर्ट रूम नंबर 3 में गए। कोर्ट रूम नंबर 3 जो है उसमें उसकी जगह थोड़ी है, मतलब रूम कम स्पेस वाला है, तो वहाँ लोग पूरे नहीं आ पा रहे थे। तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी से बात की कि कमरा क्योंकि बहुत छोटा है, नैब वकला भी हैं, पीटीआई वकला भी हैं, उनको दलाइल देने हैं, उनको आर्गूमेंट करना है, तो एक बड़ा रूम है कोर्ट रूम नंबर 2 कंपैरेटिवली इससे, तो उसमें कोई केस नहीं लगा हुआ, तो आप इमरान खान साहब का केस वहां कोर्ट रूम नंबर 2 में ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्लियरेंस के बाद इमरान खान साहब को कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया गया और अभी जो है उनकी सुनवाई शुरू होगी। आज जो है 2 एजेंडे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी जो है बेंच बनाया, एक जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं और एक जस्टिस समन रिफत इम्तियाज हैं। तो ये 2 रुकनी बेंच एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उन पर जो है वो समाअत करेगा और उस पर दोनों वकला के दरमियान चर्चा होगा। एक पॉइंट तो ये है कि जो गिरफ्तारी हुई थी वो गैर कानूनी थी, उस पर बात होगी। और दूसरा एक अहम सवाल ये है कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही पॉइंट उठाया था कि मेरी कोर्ट से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब कोई बंदा कोर्ट की प्रीमिसेस में आ जाता है तो उनको अथॉरिटीज गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन हैरानकुन तौर पे 9 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने ये फैसला सुनवाया था, सुनने के बाद नैब और इमरान खान के वकील को कि ये गिरफ्तारी कानूनी हुई। ठीक 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, वापस भेज दिया।
तो अब ये जरा मुश्किल होगा दोनों इस बेंच को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, अपने किए गए फैसले को, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की गिरफ्तारी चलिए को देखना होगा कि आगे क्या होगा। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद फौरन हाजिर होंगे, इस खबर पर बने रहेंगे और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राशिद।